नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और एनटीवी के इलेक्शन डेटा सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। तो आज बात होगी तीसरे चरण की। आपको बता दें कि एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवाल सरपट दौड़ रहा है, टॉप गियर में दौड़ रहा है और आपको हर स्टेट का हाल, चुनावी माहौल क्या है वो बता रहा है। कल है तीसरे चरण के लिए वोटिंग और ऐसे में हम अपने शो में बताएंगे आपको सिलसिलेवार तरीके से कि कौन से राज्य में किस पार्टी ने कौन सा गियर लगा रखा है। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि पहले आपको बता दें कि 11 राज्य हैं, 93 सीटें हैं और इन तमाम 11 राज्यों में 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण का मतदान यहां पर होना है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर कल मतदान पूरा हो जाएगा। कर्नाटक में मतदान पूरा हो जाएगा। निगाहें मध्य प्रदेश पर भी होंगी, निगाहें उत्तर प्रदेश पर भी होंगी। तो इन तमाम पहलुओं को हम खंगालेंगे कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि 2019 का जो चुनाव था वहां पर किस पार्टी ने किस गियर में खेल खेला था। तो हां, 2019 का ये चुनाव का नतीजा बताता है कि बीजेपी टॉप गियर में यहां पर थी। तीसरे दौर की अगर हम बात करें 2019 के नतीजे देखें तो एनडीए 78, बीजेपी 71 और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीट। ये है तीसरे दौर का 2019 का चुनावी नतीजा। कुछ एक अहम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं जिन पर नजर लाना जरूरी है और जिन सवालों के इर्द गिर्द तीसरे चरण के चुनाव को लेकर लोग सोच रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यहां पर यह खड़ा हो जाता है, क्या बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा सवाल यह भी खड़ा होता है, राज्यों की भी हम बात कर रहे हैं तो सवाल राज्यों को लेकर भी खड़ा होगा और सवाल यह खड़ा होगा, क्या बीजेपी गुजरात में अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? आपको बताएं, गुजरात में बीजेपी का खाता खुल चुका है। सूरत में निर्विरोध बीजेपी का कैंडिडेट जीत चुका है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, क्या कर्नाटक में अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी बीजेपी? कर्नाटक में भी कल वोटिंग पूरी हो जाएगी। 14 सीटों पर कल मतदान हो रहा है। बात करेंगे यूपी की, क्या यूपी में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन पिछली बार की तरह एकदम कायम रहेगा? यह एक अहम सवाल है। और सवाल मतदाताओं को लेकर भी होगा, क्या तीसरे दौर में मतदाता थर्ड गियर में मतदान करेंगे? तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ जी से हम बातचीत करेंगे, इसके अलावा मनीषा जी से भी हम बातचीत करेंगे। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोनों मेहमानों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि तीसरे दौर के जो समीकरण हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्या बदलाव पिछले बार के मुकाबले इस बार आया है और क्या वो अहम मुद्दे हो सकते हैं जो इस बार चुनाव में देखने को मिलेंगे। दिलचस्प आंकड़े आपके सामने होंगे, उनको डिकोड करेंगे हमारे दोनों खास मेहमान। सबसे पहला सवाल अमिताभ जी आपसे, क्या बीजेपी रिपीट टेलीकास्ट कर पाएगी 2019 का? क्या बीजेपी टॉप गियर की फॉर्म यहां पर दिखा पाएगी? देखिए, जो 93 सीट्स है उसमें से बीजेपी 71 सीटें जीती थी। 4 राज्य जो हैं वो बीजेपी का गढ़ रहे हैं, गुजरात, एमपी, यूपी और कर्नाटक। इनमें लगभग 60 सीटों पर चुनाव होना है। 2009 में भी जब भाजपा लोकसभा चुनाव हारी थी, इन सीटों पर आधा से ज्यादा सीटों पर 46 सीटों पर भाजपा जीती थी और 27 पर कांग्रेस। अगर हम इन 71 सीटों की बात करें जहां भाजपा जीती है, उनमें से 60 सीटों पर 50% से भी ऊपर उसका वोट शेयर है और लगभग 38 सीटों पर उसका जो मार्जिन है, विक्ट्री मार्जिन, वो 2 लाख से भी ऊपर था। यानी ये जो किले हैं, जो 4 गुजरात, यूपी, एमपी और कर्नाटक, वो काफी मजबूत किले हैं भाजपा के। हालांकि इन चारों राज्यों में अलग अलग डायनामिक्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को इसमें से बीजेपी के किलों को ढहाने के लिए, क्योंकि बीजेपी टॉप गियर में जैसा आप कह रहे हैं वैसे चल रही है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं न्यूट्रल गियर, जैसा उसका प्रदर्शन था वैसा ही इस बार भी देखने को हमें मिल सकता है। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा मनीषा जी का। मनीषा जी, यहां पर एक जो शुरुआती बात अमिताभ जी ने कही है उसके आधार पर मेरे जहन में सवाल यह आता है कि अगर 2019 से हम तुलना करें तो क्या माहौल इस कदर बदला है कि जो विपक्ष है वो सेंधमारी कर सके बीजेपी के किलों में? बीजेपी जहां पर टॉप गियर में थी, बीजेपी यहां टॉप स्पीड में थी? नहीं, बहुत हद तक अभी भी इस चुनाव का एक ही फ्रैक्चर या डिवाइडिंग लाइन दिखता है, वह नॉर्थ साउथ का डिवाइडिंग लाइन। वो बहुत अहम है। नॉर्थ साउथ के डिवाइडिंग लाइन में जो विंध्य के दक्षिण के राज्य हैं वहाँ गैर भाजपाई दलों ने, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, चाहे उसमें डीएमके है या कांग्रेस खुद है, ये पार्टियां अच्छा कर रही हैं, कांग्रेस अच्छा कर रही है। अब उसके रही बात विंध्य के ऊपर, तो विंध्य के ऊपर जो यक्ष प्रश्न है
उसमें कुछ ही राज्य हैं जहां ऐसा लगता है कि भाजपा की जो परफॉर्मेंस थी उसको टक्कर मिल सकती है, या परिणाम जो है जैसा 2019 में था वैसा शायद नहीं रहे, लेकिन मार्जिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगी या सीटें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगी। तो राजस्थान खत्म हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग भाजपा अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखेगी ऐसी आशा की जाती है। महाराष्ट्र में कुछ सेंधमारी हो सकती है, बिहार में कुछ हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होने की आशा नहीं है। तो ऐसे में देखना है अमिताभ जी का कि फटाफट यहाँ पे मैं रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, मेरा सवाल आपसे ये है, स्टेट वाइज हम बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात, शानदार स्ट्राइक रेट, 100% का स्ट्राइक रेट गुजरात में खाता खुल चुका है, सूरत झोली में आ चुका है, 25 सीटें बाकी हैं। इसको लेकर क्या आपको लगता है कि वहां के डायनामिक्स ऐसे हैं कि बीजेपी को कोई चैलेंज है? देखिए, इस बार भी डायनामिक्स में कोई खास चेंज नहीं है। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला जी के बयान पर क्षत्रिय समाज जो है उसमें थोड़ा बहुत डिस्कंटेंट है, और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, इस वोट बैंक को वो रिवाइव कर पाएगी। लेकिन पिछली बार यहाँ पर 18 सीटों पर 2.5 लाख से ऊपर की मार्जिन थी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया है और उसे ये उम्मीद है कि SC/ST रिजर्व सीट्स पर कुछ न कुछ वो सेंधमारी कर पाए। लेकिन गुजरात जो है, गुजराती अस्मिता का भी चुनाव है, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर दोनों वहां से आते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, मोदी फैक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल वहां पे प्ले करता है। चलिए, मैं मनीषा जी के यहाँ पे सीधे रुक करना चाहूंगा। मनीषा जी, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की और फटाफट यूपी की। तो कर्नाटक और यूपी के डायनामिक्स आपको क्या इशारा कर रहे हैं? 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है इस चरण में, 14 की 14 बीजेपी के खाते में थी। 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है यूपी में, 8 सीटें बीजेपी जीती थी। वहां के डायनामिक्स को देखकर आपको क्या लगता है? तो कर्नाटक में जिन इलाकों में कल चुनाव होगा वो मुख्यतः बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड सीट्स रही हैं। कुछ चेंज अगर होता है तो यक्ष प्रश्न ये रहेगा कि क्या प्रज्वल रेवन्ना का जो घृणास्पद मामला सामने आया है, यद्यपि कि JDS की अपनी गढ़ जो है दुर्ग के इलाके वो मैसूर के इलाके में है, इस इलाके में नहीं है। कल्याण कर्नाटक का जो इलाका जाएगा उसमें नहीं है, लेकिन कुछ वोट बैंक JDS का है। तो एक वो देखने वाली बात रहेगी कि उससे कितना कुछ हिल पाता है। वैसे कांग्रेस का ये इलाका गढ़ नहीं रहा है कर्नाटक में भी। तो अब देखना है कि इस दुर्घटना के चलते या इस बिल्कुल ही घृणित किस्म के मामले के उजागर होने के चलते क्या कुछ बदलता है। एक बात कर्नाटक में एक ही एक्स फैक्टर है मेरे हिसाब से। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ग्राउंड प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है और जो टक्कर उनको दे सकती है वो समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। लेकिन कल के इलाके में बीजेपी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो अब देखना है कि इस माहौल में किस तरह से बीजेपी अपनी सीट्स बचा सकती है। बीजेपी के लिए मुख्य टारगेट यही है कि 2019 के परफॉर्मेंस को बचा के रखे और रिपीट करे। जी मनीषा जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अमिताभ जी से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए NDTV डेटा सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं तीसरे चरण में कौन सी पार्टी रहेगी टॉप गियर में, क्या बीजेपी अपने प्रदर्शन को रिपीट कर पाएगी। और ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि मतदाताओं का रुझान कैसा रहता है, वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है। आपको दिखाते हैं 2014-19 का वोटिंग परसेंटेज तीसरे चरण में क्या रहा था और 2024 में क्या अनुमान, क्या उम्मीद की जाए। बड़ा सवाल यहां पर यह बन जाता है। आपके सामने डेटा है। इसके अलावा हम एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपको दिखाते हैं। हम बताते हैं कि कैसे 2014 और 2019 की अगर हम कंपैरिजन करें तो 62 सीटों पर मतदान बढ़ा, विजेता पार्टी 14 सीट पर हार गई। अगर मतदान घटने की बात करें तो 31 सीटों पर मतदान घटा और विजेता पार्टी 9 सीट पर हार गई। तो ये तमाम पहलू हैं और अमिताभ जी से सीधे मैं इस पर बातचीत करना चाहूंगा। अमिताभ जी, वोटर्स के टर्नआउट को लेकर इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और ये परसेंटेज जो है जिसको लेकर बड़ी निगाहें लोगों की रहती है, बड़ा हाइप होता है, बड़ा बज होता है इसको लेकर, ये घटना बढ़ना क्या कोई तस्वीर प्रस्तुत करता है? देखिए, फेज 1 और 2 में 3% से 4% टर्नआउट कम हुआ है,
लेकिन इसका कोई भी इलेक्टोरल रिजल्ट के साथ कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, जैसा हमने हिस्टोरिकली देखा है कई बार। इस बार ज़रूर हो सकता है कि शादियों का सीज़न अब खत्म हो चुका है, तो उम्मीद है कि वोटर टर्नआउट इस बार बढ़ेगा पिछले टर्नआउट्स के मुकाबले में, और अल्टीमेटली इस फेज़ में जो खेल है वो यही है कि 60 सीटों पर बीजेपी की जो विक्ट्री मार्जिन थी वो 10% से भी अधिक थी, और इसको पाट पाना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये जो फेज़ है कांग्रेस बनाम भाजपा की ही लड़ाई जो है वो ज़्यादातर सीटों पर है। चलिए मैं सीधे रुख करना चाहूंगा मनीषा जी का। मनीषा जी, बात यहां पर पार्टी के स्ट्राइक रेट की भी हो रही है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 89% रहा था। अगर हम 370 की बात करें बीजेपी के टारगेट की, तो उसके लिए भी 89% ही टारगेट उनको चाहिए स्ट्राइक रेट का। तो क्या आपको लगता है सस्टेन करने की स्थिति में है पार्टी? नहीं, स्ट्राइक रेट ये बहुत हाई स्ट्राइक रेट है, और अगर हम 2019 को देखें तो एक यूनिफॉर्म नेशनल इलेक्शन 2019 था, और पुलवामा के चलते, राष्ट्रवाद के मामले के चलते लगभग एक कंबाइंड ओपिनियन पूरे देश में था कि जब देश की आन बान शान खतरे में है तो लोगों का मत कहाँ जाना चाहिए। तो 2019 की तुलना में ये चुनाव जो है ये अलग किस्म का दिखता है, और ऐसे में इतना हाई स्ट्राइक रेट जो है वो मेंटेन करना मुझे लगता है शायद कुछ मुश्किल हो, लेकिन बहुत नीचे भी नहीं गिरेगा ये। इतना ज़्यादा कोई नीचे भी जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये चुनाव फ़र्क दिखता है, और ऐसे में हमको रुकना पड़ेगा नतीजों तक देखने के लिए कि किस तरह से इस खास करके अभी जो फेजेस हो रहे हैं वो कैसे गुजरेंगे, वो देखना पड़ेगा हमको। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम पहलुओं पर, तमाम समीकरणों पर विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जाना कहीं नहीं है। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और आंकड़ों के साथ, कुछ और दिलचस्प तस्वीरों को डिकोड करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी।